हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच में। ये वादा करता हूं और ये प्रयास करूंगा कि जो भी कंटेंट इस बैच में आपको दूं वो आपका सीधा सीधा सफलता में परिवर्तन हो। यानी मेरे भाई, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये करने जा रहा हूं कि जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है उस विश्वास को हम जरा सा भी खराब ना होने दें। बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस चलने वाली है। आज की क्लास से ही आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा आज इंट्रो क्लास है। पहली क्लास में हम करेंगे इंट्रो, थोड़ा देर का पूरा इंट्रो बताएंगे पूरी क्लास में क्या करेंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। रोजाना 1.5 घंटे की क्लास होगी। क्या होगा, किस दिन क्लास होगी, सारी बारीक बारीक बात आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूं यहीं पर। ठीक है दोस्त, तो चलिए सभी को जय श्री श्याम। वैसे तो स्टैटिक जीके कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट वनडे एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके ही सब कुछ होता है। जिसको जीएस में कुछ नहीं पढ़ना वो केवल स्टैटिक जीके पढ़ लो तो भी आपका भला निश्चित है। क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कितने दिन क्लास चलेगी, कितने घंटों में क्लास पूरी होगी, जो प्रश्न आपके दिमाग में जहन में चल रहे होंगे वो सारी की सारी बातें आपकी क्लियर होती चलेगी। क्लास का टाइम, क्लास के टॉपिक, हर एक डाउट यहां पर क्लियर होंगे। ठीक है, समय, किस दिन क्लास होगी, क्या करना है, कितना पढ़ना है। पहली बात, सबसे पहला प्रश्न समय को लेके। एक बार ये लाइट बंद करनी पड़ेगी, आंखों में दर्द हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं, नहीं ज्यादा दर्द हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न समय को लेके। समय क्लास का क्या रहने वाला है? जो समय रहेगा वो रहेगा 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक। 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक रोजाना क्लास रहेगी दोपहर में। पहला प्रश्न क्लियर। क्लास किस तरीके से होगी? समय, दिन, सोमवार से शुक्रवार तक क्लास होगी। पैटर्न क्या होगा? थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न क्या होगा दोस्त? थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का। बच्चे की डिमांड है कि बैकग्राउंड ब्लैक किया जाए, तो बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया दोस्त। अगर हम बात करें समय 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, दिन सोमवार से शुक्रवार तक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का कंसेप्ट रहेगा। जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, एक भी चीज की आपकी समस्या इस तरीके से नहीं आनी चाहिए कि सर आपको आएगी कि मैं आपने ये टॉपिक करवा दिया सर, ये नहीं करवाया। तो सारे टॉपिक आपको लिखवा दूंगा। कुछ बातें मैं बताने वाला हूं, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा, क्लास के नोट्स बनाएंगे आप। क्लास के नोट्स बनाएंगे आप, क्लास नोट्स बनाएंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे आप। पहला पॉइंट, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा बहुत आराम से लिखवाऊंगा। रोजाना 1.5 घंटे में हम टॉपिक भी पढ़ लेंगे, उसकी थ्योरी भी कर लेंगे, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर का आपको
के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। प्रत्येक चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। उसके बाद तीसरा, चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मैं कहता हूं ये चीज मैं दे रहा हूं सिर्फ मार्केट के पर्पज से, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छे बच्चे वो होंगे जो खुद से नोट्स बनाएंगे। पीएनजी भी मिलेगी क्लास की, प्रिंटेड नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूं मिलेगा सब कुछ, ऑन टाइम मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा बच्चा कोई मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो वो कहेगा कि सर आप जो क्लास में लिखवाओगे मैं नोट्स बनाता चलूंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट, क्लास में थ्योरी होगी प्लस क्लास में ही प्रैक्टिस होगी, अलग से कहीं नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, किसी बच्चे का कुछ भी डाउट होगा पूरी क्लास आराम से देखनी है। लास्ट में 10 मिनट दूंगा, सबकी कमेंट लूंगा, बीच में किसी की कमेंट नहीं लूंगा, उससे पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, 5 स्टार पॉइंट है। आप यदि रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तब सभी मेहनत जीरो हो जाएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्त, इतनी बात क्लियर होगी। यहां पर इंपोर्टेंट वो पॉइंट ये है, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो रोजाना क्लास के बाद अपने नोट्स का रिवीजन करेगा। डेढ़ घंटा मुझे देना है, डेढ़ घंटा तो मैं क्लास लूंगा और आधा घंटा आप रिवीजन करोगे। ये 5 स्टार पॉइंट है भाई साहब, मैं लिख देता हूं 5 स्टार। आपकी मर्जी, आप माने ना माने। सरकार नौकरी देती आई है, देती रहेगी। 2 दिन के अंदर अभी 1 लाख भर्ती क्लियर कर दी, यूपी पुलिस, सीजीएल, एमटीएस। ठीक है, लेकिन फोकस चीज पे रहना है, क्लास में नोट्स बनाने हैं। दोस्त कितने टॉपिक होंगे, सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूं, एक एक टॉपिक लिखवाने जा रहा हूं। और ये स्टैटिक जी के आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के लिए ही सफिशिएंट रहेगी, हर किसी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ सकते हो। पहला मैं टॉपिक लिखवा देता हूं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1, नंबर 1 पॉइंट सुनिएगा, जनगणना। ठीक है दोस्त, पहला टॉपिक करवाएंगे हम ये सेंसस, आज से स्टार्ट होगा। क्या होगा? सेंसस। दूसरा टॉपिक मैं करवाऊंगा आप लोगों को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क लिख लो या राष्ट्रीय उद्यान लिख लो, एक ही बात। तीसरा टॉपिक होगा अवार्ड।
चलो, पुरस्कार वो आदत पड़ी हुई है पहले इंग्लिश लिखने की, कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जीआई टैग। इस तरीके से लिखना। पांचवा टॉपिक होगा आपका घराने। छठा जो टॉपिक होगा वो होगा मेरे भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट। अनुसंधान संस्थान। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि शिवान सर आंसर क्यों नहीं देख रहे, देख के अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, सबके प्रश्नों का आंसर दूंगा मेरे बच्चों, मेरे दिल की धड़कन हो आप। आपके प्रश्न का आंसर नहीं दूंगा तो किसका दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, पूरी क्लास खत्म जब हमारी हो जाएगी, लास्ट की 10 मिनट आपको दूंगा। लेकिन अभी मैं लिखवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो अभी फोकस इस पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा सातवां टॉपिक, सेंसस, नेशनल पार्क, अवार्ड, जीआई टैग, घराने, रिसर्च इंस्टीट्यूट। 7वें नंबर का टॉपिक होगा शास्त्रीय नृत्य एवं व्यक्तित्व। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं व्यक्तित्व। क्लासिकल डांस एंड पर्सनैलिटीज, TIES। आठवां टॉपिक लिखिएगा वाद यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। वाद यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। 9 नंबर का टॉपिक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पे आएगा टेम्पल, मंदिर, ठीक। उसके बाद लिखिएगा 11 नंबर पे महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक। उसके बाद लिखिएगा 12 नंबर पे टॉपिक, लिख लिया भाई, 11 टॉपिक लिख लिया सभी ने। ठीक। एक किताब भी आपको मिलेगी, कौन सी अभी दिखा देता हूं। एक किताब आपको मिलेगी, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बच्चों को दी हुई है, ठीक है। अभी बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, जाते हैं अभी, आपको बता देते हैं। SHIVANT शिवांत सर GS। हमने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को ये किताब दे रखी है, यहाँ पर जाएगा। इसमें जितने टॉपिक है स्टैटिक जीके, ये सिर्फ स्पेशली रेलवे परीक्षा वाले बच्चों के लिए। अब निकलेगा जीके जीएस का डर, आ गए हैं आपके लिए, सामने खड़े हैं आपके शिवान सर। ये देखिए, डांस, आर्ट, पर्सनैलिटी, आर्ट एंड अवार्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, फेयर, सॉन्ग, पेंटिंग, लैंग्वेज, फर्स्ट इन इंडिया, स्पोर्ट्स, बुक, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट डेज। ये जितने भी टॉपिक 25, इनमें आप देखिएगा कि मैं वो वाला काम नहीं करता हूँ कि एक ही कंटेंट सबको पढ़ाता रहूँ। पहला देखिए किसका है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, किसका है एनटीपीसी का क्वेश्चन, किसका एनटीपीसी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर कंटेंट सिर्फ रेलवे वाला। इस किताब में जो आपको ये किताब मिलेगी, बताऊंगा कैसे मिलेगी, अभी बताऊंगा। पूरी क्लास आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, आपको सारी बात पता चल जाएगा। ये मेरे भाई कितनी पेज की किताब है, ये किताब है मात्र और मात्र आप लोगों की
थोड़ा छोटा करके पता चलेगा, यानी लगभग लगभग ये 136 पेज की किताब है। 136 पेज की किताब में, और जो क्लास में थ्योरी करवा दूंगा, इससे बाहर आपको जीएस में कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं आपको कि आप 100% जीएस में बेहतरीन स्कोर करके आओगे, ये वादा है मेरा। महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद, इसके बाद हम करेंगे यहां पर 11 के बाद 12वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण आपका खेल, स्पोर्ट्स, खेल, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का टॉपिक, महत्वपूर्ण दिवस, उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, इंपोर्टेंट डेज, प्रश्न आते हैं। देखिए कितने प्रश्न आए हुए हैं इंपोर्टेंट डेज के, अभी आपको दिखा भी दूंगा। इंपोर्टेंट डेज के आप देखिए कितने प्रश्न आए हुए, कौन से नंबर पे है इंपोर्टेंट डेज, कहां पर आए हुए इंपोर्टेंट डेज, डेज डेज डेज, इंपोर्टेंट इवेंट 111 पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है, जहां से मतलब वही चीज पढ़ाई जाएगी जो जरूरत की होगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। 15। उसके बाद मेरे भाई ट्राइब्स, जनजाति, जनजाति, ट्राइब्स, क्या बोलेंगे ट्राइब्स, 16 नंबर। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, क्या बोलेंगे दोस्त, फुल फॉर्म। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, 17वां टॉपिक होगा आपका नदी किनारे शहर। 18 नंबर का टॉपिक होगा आपका यहां पर देश राजधानी मुद्रा। ठीक है, 19 नंबर का टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में करवाने वाला हूं आपको फेस्टिवल, 20 नंबर पे फेस्टिवल। क्या करवाने वाला हूं दोस्त, फेस्टिवल, त्योहार। क्या करवाने वाला हूं, त्योहार। 21 नंबर पे मैं आपको करवाने वाला हूं, इसके बाद फेस्टिवल के बाद हो गया यहां तक इंपोर्टेंट वॉर, महत्वपूर्ण युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध, इंपोर्टेंट वॉर, महत्वपूर्ण युद्ध। उसके बाद यहां पर एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया, वो यहां पर लिख देते हैं फोक डांस, लोक नृत्य। क्या बोलेंगे भाई, हाँ, आपका इतनी बात होगी 22 तक। उसके बाद चलते हैं, लिख लिया भाई इतना।
तब बता दूंगा बेटा बुक कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्लास के नोट्स कैसे मिलेंगे, सारी बात, कितने बजे क्लास होगी दोबारा फिर बता दूंगा, पहले टॉपिक लिख लो, है ना। वेरी गुड। आज पहला टॉपिक भी स्टार्ट होगा। आप लोग सुनते कम हो और क्वेश्चन ज्यादा पूछते हो। मैंने कहा जो बच्चा शांत रह के क्लास देखता चलेगा, जितने भी दिमाग में प्रश्न हैं सारे प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न खुद से खुद पता चल जाएंगे। पूरी क्लास लास्ट तक शांत होके सुनते रहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। 23 नंबर का वंश और संस्थापक, वंश और संस्थापक, डायनेस्टी और रूलर, ठीक है, डायनेस्टी एंड रूलर। 24, थैंक यू। बीपी बहुत डाउन हो रहा था, अब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, मैं बाद में डाल दूंगा, रख दो। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है, यहां से आगे बढ़े। 24 इसके बाद महत्वपूर्ण योजना, ट्वेंटी फाइव, क्या बोलेंगे भाई, 25 विटामिन और बीमारी, डिजीज, वाइटामिन एंड डिजीज, विटामिन और बीमारी, टॉपिक लिखते चलने सारे। 26 है ना। उसके बाद इंपोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट, इंपोर्टेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं ना, के क्वेश्चंस क्या रेलवे में पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे रेलवे के ग्रुप डी के एनटीपीसी के क्वेश्चन, यानी वही कंटेंट मेरे बच्चे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा इस क्लास के अंदर वही पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया। ये देखो एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू रेलवे के हैं क्लास में, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और जो मैं पढ़ाऊंगा ना क्लास में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं भारत, मतलब जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई बात, शांत होके पढ़ना है, ठीक है। जैसे रिवर कह रहे बेटा, आरती रिवर, आपको कहने की जरूरत ही ना, मैंने कहा जितने भी स्टेट करवाऊंगा स्टेट वाइज नदी करवा दूंगा। तो मेरे बच्चे या तो आप अपना दिमाग लगा लो या फिर मुझ पे छोड़ दो, और बिना कुछ कहे बिना कमेंट किए केवल पढ़ाई पे फोकस करो। मैंने बता दिया 35 क्लास होगी टोटल, 35 क्लास, यानी 35 से 36 क्लास में खत्म, 1.5 घंटे की एक क्लास, ठीक है। तो 30-35 क्लास में पूरा सिलेबस निपटा देंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जनगणना। जनगणना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर। वहां पर जो ई बुक बता रहे हो आप, इस ई बुक के साथ कैसे जुड़े, यहां पर कैसे जुड़ना है, ये मतलब ये ई बुक हम कैसे निकाले, जैसे आपने ये पॉलिटी की बुक दे रखी है अपनी, ठीक है, या फिर ये अभी दिल्ली पुलिस वाली पीवाई क्यों दिए है, या ये आपने ये स्टैटिक जीके की जो आप हमें बता रहे हो रेलवे के लिए, ये कैसे ले, इसके बारे में बता देता हूं, ये कैसे मिलेगी आपको। इसके लिए सिंपल सी बात है, कंसेप्ट बता रहा हूं। ये आपका फोन है, फोन है, फोन में यहां पर आप देखिएगा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में जहां पे स्टेटस लगाते हो ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, जहां पर आप सर्च करते हो वहां पर नाम सर्च करो SHIVANT, बस ये सर्च करना है तो तुरंत आपको दिख जाएगा शिवान सर जीएस, उसको फॉलो कर लेना, वहीं पर सारी किताबें मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला चैप्टर चल रहा है शिवांत सर, आइएगा, पहला चैप्टर चल रहा है जनगणना। तैयार है, सबको पता चल गई सारी बातें। सारी क्लास के जो नोट्स होंगे, क्लास की जो पीएनजी होगी वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। हाँ, क्लियर।
हाँ जी, पहला टॉपिक जनगणना का कंसेप्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। जनगणना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिखेगा 11 जुलाई, पहला पॉइंट। जनगणना 2011 की क्यों पढ़ा रहे सर? 2011 की जनगणना के बाद अभी जनगणना नहीं आई है। जनगणना 2011, जनगणना 2011 देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। लिखिएगा, साथ साथ लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। घराने क्या होते बेटा? जब हिंदू घराने पढ़ाऊंगा तभी तो पूछोगे, या पहले ही पूछ रहे हो आप? ठीक है, कितनी क्लास चल रही है सारी बताऊंगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बेटा, व्हाट्सअप चैनल है। ग्रुप में नंबर शेयर हो जाते हैं, एक दूसरे को बच्चों के नंबर दिख जाते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे किसी के भी नंबर लीक नहीं होते, ये फायदा होता है ना। पहले से फॉलो कर रखा है, बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे एक नंबर है 8799757262, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्या करेगा, हाई लिख के भेज दीजिएगा, ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप चैनल के भी, टेलीग्राम चैनल के भी, वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये नंबर लिख लेना, 8799757262। अब बिल्कुल शांत होके बस सिर्फ पढ़िए। तो तीनों पॉइंट लिखिए। पहला, जब लिख लो तो कह देना सर लिखा गया। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। जनगणना क्या होती है सर? जनगणना का मतलब होता है मेरे भाई कि जन की गणना करना, लोगों की गणना करना, कितने इंसान इस घर में, कितने कितने गरीब, कितने अमीर, कितनी किस जाति के, कितने किस धर्म के, कितने, उन सब की गणना करना ही, उन सब का काउंटिंग करना ही जनगणना कहलाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, जनगणना 2011 देश की 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं। कैसे? 1951 में पहली हुई, 61 में दूसरी, 71 में तीसरी, 81 में चौथी, 91 में पांचवी, 1 में छठी और 11 में 7वीं। यानी सर हर 10 साल बाद होती है। बिल्कुल मेरे भाई, हर 10 साल बाद होती है। इतनी बात लिखी गई होगी, आगे बढ़िएगा। बहुत आराम से लिखवाऊंगा, 1.5 घंटे का समय होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस भी होगी, बस पढ़ते चलना है, लिखते चलना है। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना, यानी पहली बार जनगणना का कंसेप्ट जो आया, तो पहली बार जो भाई साहब ये अंग्रेज लेके आए। देखो किताब में तो लिखा होगा लॉर्ड, मैं मानता नहीं, हम लॉर्ड मानते सिर्फ ऊपर वाले को, एक को। तो लॉर्ड मेयो इनका नाम है, हालांकि बस इसको मेयो याद रखना। मेयो साहब 1872 में लेके आए, पहली बार इन्होंने जनगणना की। तो आपसे पूछा जाएगा पहली बार जनगणना कब की गई, आप बोलेगा 1872 में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना जब पूछे, वो नियमित जनगणना इसका मतलब हर 10 साल पे कब से चालू कर दिया था? हर 10 साल पे चालू हुआ 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, यानी ये देखिएगा, भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 में हुआ था। जब नोट्स मिलेंगे, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स किस तरीके से मिलेंगे। पहला चैप्टर क्या है हमारा? जनगणना, उसमें A to Z चीजें लिखी होगी, देखिएगा। वही नोट्स है जो आपको लिखा है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को 2024 की थीम, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करे। तो ये पूरा प्रिंटेड नोट्स। पहली जनगणना 1951 में, विधिवत जनगणना 1872 में। भारत में 1921 ईस्वी के दशक को जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, यानी 1911 से 21 तक की जो जन्म की वृद्धि दर है वो बहुत कम रही, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? महान विभाजक, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग कहलाता है। ये सारे पॉइंट जिस तरीके से लिखे हैं, ये किताब के जो ये प्रिंटेड नोट्स है, ये भी मेरे भाई आपको मिलेंगे, इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी, ये एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ई बुक आपको बता दी, वो व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। उसके बाद भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 में हुआ। एक
क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़े। भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या भाई वर्तमान में तो 150 करोड़ जा रही होगी लगभग, इसको 40 भी नहीं 150 चली गई होगी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थे हम। आपको ये याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थे। यानी जो पूरी दुनिया में 100 आदमी है ना, उसमें से भारत में 17.5% भारत में। इंडिया अकाउंट्स फॉर द 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में है। और भारत में महिलाओं की संख्या, यानी अगर 100 आदमी रहते हैं ना, 100 जनसंख्या है, 100 में से 48.53%, यानी भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़। चलेगा? समझ में आ रही है चीजें? अच्छी लग रही है? समझ में आ रहा है? देखो, मैं देखने में अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है ये मैटर नहीं करता, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से लिख रहे हो या हाथ बांध के बैठे हो? नहीं बेटा, कंपटीशन है, हाथ चलाने पड़ेंगे, लिखते समय भी, रिवीजन करते समय भी, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। ये कलम 2 रुपए की हो या 100 रुपए की, लिखती वही है जो हम चाहते हैं। किस्मत बेटा तेरी हो या मेरी, बनती उसी की जो मेहनत करता है। मेहनत करनी पड़ेगी, मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मन लगा के मेहनत करने को तैयार हो तो दोस्त सेट होने वाली लाइफ। बिल्कुल। आगे बढ़े। लिख लिया? 3 पेज लिखवा दिया हमने, 6 पॉइंट लगभग लिखवा दिया, 9 पॉइंट। फटाफट लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। लिखा गया भाई? शिशु जनसंख्या, यानी जो भारत में टोटल जनसंख्या है ना, अगर हम शिशु जनसंख्या निकाले, यानी 0 से 6 आयु का समूह, इसको कहते हैं इन्फेंट पॉपुलेशन। अगर आपसे कोई पूछे इन्फेंट पॉपुलेशन, इन्फेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष की। ये 16.44 करोड़ है, यानी 13.69%। ये 2011 की बात है। आज ये बच्चा युवा हो चुका है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। ठीक है? हाँ। पीपीटी का प्रयोग होगा पूरे बैच में, इसलिए क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा चीजें करवानी है। अगर मैं एक बार हिंदी में लिखूंगा, एक बार इंग्लिश में, तो क्लास चली जाएगी 35 की जगह 70। मुझे कम समय में चीजें करवानी है। ये 5 लाख का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये हाथों से लिखने के लिए नहीं लगा हुआ है, ये पीपीटी के लिए लगवाया गया है। ठीक है? अगर किसी बच्चे की, हालांकि ऐसी समस्या नहीं है कि पीपीटी वाली, लेकिन अगर किसी के दिमाग में आए तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। पूरी स्टैटिक जीके में इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। समझ में ना आए तो जिम्मेदारी मेरी है, कुछ कंटेंट में कमी हो तो जिम्मेदारी मेरी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करवाऊं तो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? बस आपको क्या करना है? स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज एंड फोकस ऑन योर गोल। ठीक है मेरे भाई? अपने एक्सक्यूज को साइड करना है और फोकस करना है गोल पे। गोल आपका ये, पहले नौकरी, फिर मनपसंद नौकरी। इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लो, अगली बार सीजीएल, आईएएस, पीसीएस जो करना वो कर लेना। ठीक है? डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी डिकेड का मतलब होता है 10 सालों में कितनी ग्रोथ करी। भाई 2001 से 11 में कितनी ग्रोथ करी? 2001 में जनगणना हुई, फिर 11 में हुई, अब जब 21 में होनी थी वो हुई नहीं। अब जब आएगी तो उसमें भी डेटा मिलेगा ना,
ये पूछ रहा है कि 2001 से 11 में कितना परसेंट ग्रोथ करी, तो 17.5%, यानी 17.7%। तो मेरे दोस्त याद रखना 18.19 करोड़। समझ में आई बात? क्लियर दोस्त? लिखा गया। देखो, जिन बच्चों को बहाने बनाने हैं वो क्लास में फोकस ना करके पीडीएफ पे फोकस करेंगे, कब तक कोर्स पूरा हो जाएगा इस पे फोकस करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास कब चलेगी, तीसरे क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, इन बातों पे फोकस करेंगे। ये वो होगी जो 70% भीड़ होगा। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा चुपचाप बैठ के पढ़ता रहेगा, जो मैं पढ़ाता रहूंगा पढ़ता रहेगा, मेरी क्लास बंद होते उस चीज का रिवीजन करेगा, 4 बार रिवीजन करेगा, 5 बार, नौकरी लेगा, जीवन सेट कर लेगा। ठीक है, बाकी चीजों के एक्सक्यूज चलते रहेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसमें बताओ, अगर कोई मैं कहूं कि इसमें मैं समझा दूं, कुछ समझाने वाला भी नहीं है। अगर हम बात करें, कोई आपसे कहे कि क्या है समझाने वाली चीज है, नहीं भाई। अगर हम बात करें क्या है समझा, भाई अगर हमने कहा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 19.98 करोड़। सबसे ज्यादा कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल, सनी कुमार। ऐसे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे बैच में, धीरे धीरे हर बैच में मिलते हैं। सर ये रिकॉर्डेड क्लास, हाँ बेटा हमने रिकॉर्डेड क्लास कर रखी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3:16 हो रही है, देखो हमने रिकॉर्ड कर रखी है, बात है ना। अरे नालायक बच्चे, फोकस पढ़ने पे नहीं और फिर कहता है कि मैं बेरोजगार रह गया है। तेरा ध्यान किधर है बेटा? बेरोजगारी पे भी फोकस कर ले थोड़ा, तभी रोजगार में बदलेगा। बहुत बढ़िया लिखा गया, 3 पॉइंट और लिखे गए। रिवीजन देखो कितना आसान है। जब आपने जो लिखा, आपको क्या करना है भाई? विश्व जनसंख्या दिवस बताया शिवान सर ने 11 जुलाई। शिवान सर ने आज क्लास में पढ़ाया कि जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की पहली 51 में हुई, दूसरी 61 में हुई, तीसरी 71 में, चौथी 81 में, फिर 91 में, छठी 1 में और 7वीं 2011 में। होगी जी बात। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई और नियमित जनगणना 81 में रिपन के काल में हुई। महाविभाजन वर्ष इसमें यानी ग्रोथ कम हुई थी 21 में। उसके बाद भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और भाई साहब महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट है? 48.53%। उसके बाद इन्फेंट पॉपुलेशन 13.69 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि 18.19 करोड़ है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ है। लिखा गया भाई। लिखा गया, ये लिखा गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बताया मैंने? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बताया? उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या बताया मैंने? सिक्किम। यानी सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा यूपी में और सबसे कम सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भाई कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? एक मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूं। ये रहा मैप, हमारे पास फोक डांस का मैप पड़ा है, इसी में दिखा देता हूं।
ये कितने हमारे पास यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है, कितने हो गए? 2। एक हमारे पास यहां चंडीगढ़ है, 3। एक हमारे पास यहां दिल्ली है, 4। उसके बाद दादर नगर हवेली दमन द्वीप, 5। फिर हमारे पास क्या है दोस्त, इसमें नहीं दिखेगा, रुको मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट, कुल मिला के 36 बैठते हैं। देखो ये मैप, ये मत कहना सर ऊपर से कटा हुआ है, हमें भी पता है। 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे भाई 8, 8 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरी मेरे भाई? ये रहा ना, हाँ। लद्दाख, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर दादर नगर एंड दमन द्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान। इनमें सबसे ज्यादा सर स्टेट 28 है या 29? 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या वाला दिल्ली, सबसे ज्यादा देखो स्टेट पूछे यूपी जनसंख्या में, सबसे कम में पूछे सिक्किम, सबसे ज्यादा जनसंख्या में यूनियन टेरिटरी दिल्ली, और सबसे कम पूछे लक्षद्वीप। 4 पॉइंट याद नहीं हुए? याद नहीं हुए आपके 4 पॉइंट? यहां पर देखिए दोस्त, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर, स्टेट में सबसे कम जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के अंदर, और सबसे कम जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप के अंदर। यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। पूरा लिखने का समय दे रहा हूं, अच्छे से चीजों को लिखवा रहा हूं। अगर यही चीज मैं यूट्यूब पर पढ़ा दिया होता, बहुत स्पीड से करवा देता हूं। एप्लीकेशन पे आए हो, आपने 1 रुपया भी खर्च किया तो वो हमारे लिए लाखों के बराबर है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपने एक बार मुझसे पढ़ा एप्लीकेशन पे, तो उसे लाइफ में आपको दोबारा वो टॉपिक ना पढ़ना पड़े। इसीलिए बहुत धीरे से, शालीनता से, बारीकी से एक एक चीजों को समझाते हुए पढ़ाता हूं, समझाते हुए लिखवाता हूं, कि ताकि एक बार मेहनत करनी पड़े। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे हर बैच में पढ़ो, एक बैच में पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा कंसेप्ट रहता है, क्योंकि मैं बार बार नहीं पढ़ाना चाहता। एक बार पढ़ाया बस, वो बच्चे अब कामयाबी ओके। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जिससे पढ़ा दिया और जिसने पूरा पढ़ लिया वो फन्ने खाई बना, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेके ही हटाया, वो ऐसे नहीं हटा बीच में से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। इसका मतलब क्या है? यहां पर देखो, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं? भारत में औसतन ये आया है कि 382 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, पूरे भारत का, है ना। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार देखें तो वो 1106। मेरी बच्चों एक रिक्वेस्ट हो रहा है हाथ जोड़ के, या तो आज क्लास बंद कर दो, यही कोई दिक्कत नहीं, या लास्ट तक पूरा कोर्स करना स्टैटिक जीके का। बीच में से नहीं कि 5 क्लास कर ली सर,
आपकी उस बैच में 5 क्लास करी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरा क्या फायदा होगा? मेरा फायदा तब होगा अगर पूरी क्लास पढ़ोगे, रिजल्ट आएगा तब मेरा फायदा है, मैं कह सकूंगा इतने बच्चों का सिलेक्शन लिया। तो मेरे बच्चे पूरी क्लास फोकस करनी है, पूरा सिलेबस फोकस से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करते हुए पढ़ना है, तभी मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो पूरे भारत का है 382, बिहार में 1106, यानी पूरे भारत का एवरेज निकाल लिया, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो एवरेज 382 निकला। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है स्टेट के मामले में? बिहार में। जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्त? बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में। लिखा गया दोस्त इतना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यानी इसका जिले का मतलब है इस जिले में केवल 7,944 लोग रहते हैं। साइड हट जाओ, दिख नहीं रहा, लो जी साइड हट गया। घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व। साइड से कट रहा है, नहीं दिख रहा हुआ है, 1 मिनट। चलिए, अब ओके है, अब तो नहीं कट रहा भाई? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं कट रहा, ओके है बिल्कुल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, यानी देखिएगा बिहार के अंदर 1 किलोमीटर में कितने आदमी रह रहे हैं? 1106। बिहार के अंदर 1 किलोमीटर में 11, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1106 आदमी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसी एरिया में 17 आदमी रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है? आपकी बिहार में। और सबसे कम 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कितना है दोस्त? 11,320 किलोमीटर, 320 व्यक्ति, 11,320 व्यक्ति। क्लियर मेरे भाई? बढ़े आगे। क्लियर दोस्त? अर्जुन गौतम, बेटा लिखने पे फोकस करो, मजा आएगा। मजा नहीं लेना, चीजों को समझना है। मजा नहीं लेना है, चीजों को समझना है ना?
क्योंकि देखो ये सारा कंटेंट जब पढ़ लोगे तभी मैंने बताया ना, ये जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये ग्रुप डी में आए हुए, ये तभी कर पाओगे अगर मैं सारा कंटेंट पे काम करूंगा बेटा। तो इसलिए फोकस कहां पे रखो, लिखने पे रखो। नो डाउट लिखने में जोर पड़ता है मुझे पता है, बट फिर भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहां पर, बिहार में 1106, अरुणाचल प्रदेश में 17, दिल्ली के अंदर 11,320 और अंडमान निकोबार के अंदर 46 लोग। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्या बोलेंगे, दिल्ली, और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। बिल्कुल। अगर गलती से बिहार और दिल्ली दोनों आगे बेटा, आपको बताया ऋतिक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और बिहार आपका राज्य है, तो पूछेगा वो आपके जितना दिमाग नहीं लगाएगा, वो कहेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, वो ऐसे बताएगा। ऐसे कैसे पूछ लेगा, कुछ भी तरीका है ना बाप पूछने का। उसके बाद दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज हमने आपको इसका जनगणना का इंट्रो थोड़ा सा बताया हमने आज की क्लास में। दरअसल हमें टॉपिक स्टार्ट नहीं करना था। आज की क्लास हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की, और कल से हमारी प्रत्येक क्लास चलेगी 1.5 घंटे की।